आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि टैपिंग कितने तरीके की होती हैं और उनका इफेक्ट क्या होता है। खासकर रेडियल और एक्सियल फोर्स के बारे में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर है, ये फोर्सेस कहाँ से आती हैं और क्या इम्पैक्ट डालती हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि एंड टैप्ड जो ट्रांसफार्मर होता है उनके अंदर क्या समस्या थी और कैसे उसे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर ने दूर करा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करेंगे बड़ी ही डिटेल में कि टैपिंग कितने तरीके की होती है और उसका क्या असर पड़ता है ट्रांसफार्मर पे। ऐसा नहीं कि बस टैप चेंजर बना दिया और काम हो गया। तो इसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि टैपिंग कितने तरीके की होती है तो ये दो कैटेगरी में बांटी गई हैं। पहले हम बात करेंगे ऑन टाइप्स ऑफ टैपिंग ऑन द बेसिस ऑफ कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने लिए जा रहे हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स के बेसिस पे टैपिंग को कैटेगराइज करें तो ये तीन कैटेगरी में आएंगी। पहला होता है प्रिंसिपल टैपिंग, दूसरा होता है पॉजिटिव टैपिंग एंड तीसरा होता है नेगेटिव टैपिंग। प्रिंसिपल टैपिंग का क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल टैपिंग ये कहती है कि अगर हमने अपने ट्रांसफार्मर के अंदर टैपिंग इस तरह से करी है कि रेटेड इनपुट वोल्टेज देने पर रेटेड आउटपुट वोल्टेज मिले, अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे भाई प्रिंसिपल टैपिंग है। यानी कि ट्रांसफार्मर से अगर आप खरीद के ला रहे हो और उस पर जो रेटेड इनपुट वोल्टेज दिया है, रेटेड आउटपुट वोल्टेज दिया है, तो वैसा वोल्टेज इनपुट और आउटपुट में जब मिलेगा तो वो जिस पॉइंट पे मिलेगा उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल टैपिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रीवियस केस में मैंने जब बात करी थी नेम प्लेट वाले, तो आपको याद होगा मैंने वहां पे बताया था कि भाई 13,800 हम लोग दे रहे थे वोल्टेज इनपुट में और आउटपुट में मिल रहा था 480 वोल्ट। तो वो जब 13,800 देने पे 480 मिलेगा तो वो जिस पॉइंट पे मिलेगा, जिस टैप पे मिलेगा, उसे हम कहेंगे भैया ये है हमारी प्रिंसिपल टैप। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ पॉजिटिव टैपिंग का मतलब क्या होता है? तो ये होगी प्रिंसिपल टैप। पॉजिटिव टैपिंग का मतलब होता है कि अगर हम जितने टर्न्स हमारे लिए रेटेड आउटपुट वोल्टेज के लिए हैं, अगर उससे ज़्यादा टर्न हम अगर इंक्लूड कर लें तो इसको कहेंगे पॉजिटिव टैपिंग। यानी कि अगर जो टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स जो रेटेड पे हमें दिए गए थे या प्रिंसिपल टैपिंग पे जितने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्लूडेड थे, अगर उससे ज़्यादा टर्न तुम ले रहे हो तो वो सब कुछ पॉजिटिव टैपिंग में आएगा। ठीक है। वहीं पे इसी तरीके से नेगेटिव टैपिंग क्या होती है कि अगर जितने नंबर हमें टर्न्स प्रिंसिपल टैपिंग पे मिल रहे हैं उससे कम टर्न अगर तुम यूटिलाइज कर रहे हो, उससे कम टर्न पे तुमने लोड के अक्रॉस लगा रखे हैं, तो वो हमें कहलाता है निगेटिव टैपिंग। समझ में आ रही? तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स, तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो प्रिंसिपल टैप मतलब रेटेड टर्न, पॉजिटिव टैपिंग मतलब मोर देन रेटेड टर्न्स एंड नेगेटिव टैपिंग मतलब लेस देन रेटेड टर्न्स। तो ये कैटेगराइजेशन है टैपिंग का ऑन द बेसिस ऑफ टर्न्स कि कितने टर्न्स इंक्लूड कर रहे हो ना। एक और कैटेगरी होती है, एक और क्राइटेरिया जिसमें हम टैपिंग को बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि पोजीशन कहाँ है टैपिंग की। पोजीशन के बेसिस पे अगर बांटें तो दो, एक सेंटर टैप्ड होते हैं और एक होते हैं एंड टैप्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इनके बेसिस पे तो नए नए ट्रांसफार्मर आ जाते हैं मार्केट में। तो एक होता है सेंटर टैप्ड। सेंटर टैप्ड का मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर है उसके अंदर जो भी हम टैपिंग लगा रहे हैं, 4 5 6 जो भी जितनी भी टैपिंग लगानी है, वो सब सेंटर में लगाएंगे टर्न्स के। ठीक है। सेंटर के जो टर्न्स हैं वहां पर हम ये टैपिंग करेंगे, यानी कि एक टैप से दूसरे टैप जो शिफ्टिंग होगी वो सब कुछ, यानी कि टर्न का एक्सक्लूड करना और इंक्लूड करना, ये सब सेंटर में होगा। वहीं पे दूसरे होते एंड टैप, मतलब ये जो भी हम टैपिंग करेंगे, जो भी हम टर्न्स को इंक्लूड या एक्सक्लूड करेंगे वो लास्ट में करेंगे, एंड पॉइंट पे करेंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एंड टैप्ड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोजीशन क्या है टैपिंग की, इसीलिए मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो टैपिंग की पोजीशन बीच में है तो सेंटर टैप्ड, एंड में है तो एंड टैप्ड। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि भाई टैपिंग का इफेक्ट क्या हुआ। अभी तक हमने सीखा टैपिंग कितने तरीके की होती है। नाउ अब इफेक्ट क्या होगा, क्या टैपिंग, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर में और नॉर्मल ट्रांसफार्मर में क्या कुछ अंतर आता है? तो हाँ, बहुत अंतर आता है। तो जब भी हम टैपिंग की पोजीशन यूज करते हैं तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है रेडियल एंड एक्सियल फोर्सेज को ट्रांसफार्मर। अब ये क्या होती है रेडियल एंड एक्सियल फोर्सेज, इसको जरा समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे मैं ये दो वाइंडिंग इसके ऊपर कर दे रहा हूँ कंसंट्रिक टाइप। ठीक है। तो अब ये जो ब्लू कलर की है ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, इसी के ऊपर मैंने रेड कलर की या ऑरेंज कह सकते हो इसको हाई वोल्टेज वाइंडिंग। देख सकते हो यहाँ पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग में टर्न्स ज़्यादा लिए हैं इसीलिए मैंने थोड़ी सी चौड़ी ले ली है, और जो ब्लू वाइंडिंग ली है उसके टर्न्स कम लिए हैं इसलिए उसे ब्लू थोड़ा पतला ले लिया है सिग्निफाई करने के लिए। नाउ हाई वोल्टेज वाइंडिंग है तो हम सब जानते हैं, बहुत बार पढ़ा है, बाहर की तरफ करेंगे ताकि इंसुलेशन की समस्या ना आए। ठीक है। तो हमने ये सब चीज़ें बेसिक करके कंसिडर करके वाइंडिंग कर दी। अब हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसके अंदर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और हाई वोल्टेज में नीचे की तरफ। तो जनरली क्या होता है ट्रांसफार्मर जब भी हम वाइंडिंग करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि जो दोनों वाइंडिंग का जो करंट है वो अपोजिट होता है। ठीक है। अब अपोजिट होने से तो ये बात हमने जब आपने पढ़ा होगा पावर सिस्टम में भी, ट्रांसफार्मर में भी, या बेसिक इलेक्ट्रिकल में, कि जब भी दो वायर होते हैं जिनके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होती है तो वहाँ पे रिपल्शन होता है, और वहीं पे अगर दो वायर हैं जिनके बीच में डायरेक्शन ऑफ करंट अगर सेम है तो अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों वाइंडिंग के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है तो रिपल्शन होगा। तो यहाँ से
बाहर वाली जो दोनों वाइंडिंग है वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी, इसी तरीके से कोर के इधर वाली वाइंडिंग है वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो सारी की सारी वाइंडिंग एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी। नाउ ये फोर्सेस कहलाती हैं रेडियल फोर्सेस। समझ में आ रहा है? तो यहां से शब्द निकल के आया है रेडियल फोर्सेस। तो जितनी भी फोर्स, यानी कि जब दो वाइंडिंग एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो वहां पे जो फोर्स लगेगा वो कहलाएगा रेडियल फोर्स। अब रेडियल फोर्स जो होगा वो हायर वोल्टेज वाइंडिंग को ब्लास्ट करने की कोशिश करेगा या पुश अवे करने की कोशिश करेगा फ्रॉम द कोर। वहीं पे जो रेडियल फोर्स लो वोल्टेज वाइंडिंग पे लग रहा होगा वो अपोजिट काम करेगा। वो क्या करेगा? वाइंडिंग को धक्का दे रहा होगा कोर की तरफ या क्रश करने की कोशिश कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो लो वोल्टेज वाइंडिंग तो कोर से चिपकी जा रही है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो होती है वो कोर से बाहर की तरफ धकेली जा रही है बिकॉज ऑफ दीज रेडियल फोर्सेस। ठीक है ना? लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो रेडियल फोर्सेस होती हैं ये हमेशा रहती हैं और इतना ज्यादा हमारे सिस्टम को, हमारे ऑपरेशन को, ट्रांसफॉर्मर के कुछ खास अफेक्ट नहीं करती। बस ये है थोड़ा सा हमें अच्छे से वाइंडिंग टाइटली करनी पड़ती है ताकि ये लूज ना हो जाए इस तरीके की फोर्सेस से। तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है नॉर्मल ट्रांसफार्मर की, अभी तक टाइम चेंजिंग पिक्चर में नहीं आई है। तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर के अंदर रेडियल फोर्सेस ही एग्जिस्ट करती हैं, एक्सियल फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती हैं जब तक कि कोई बहुत बड़ा चेंज ना आए। तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर केवल रेडियल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं और वो कुछ खास इंपैक्ट नहीं डालती हैं ट्रांसफार्मर पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर में, तो टैप चेंजिंग दो होते हैं, मैंने बताया था, एंड टैप एंड सेंटर टैप। तो सबसे पहले एंड टैप ले लेते हैं। तो अगर हम एंड टैप ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसका एक साइड मैं ले ले रहा हूँ, लिम, उसका जो एक लिम है वो ले ले रहा हूँ। तो वहां पे हमने सेम वाइंडिंग कर दी है ना। अब हमने क्या करा है? टैपिंग कर दी है। टैपिंग कहाँ करी है? हायर वोल्टेज पे। सारी चीज़ों के रीज़न मैंने पुराने 2 लेक्चर में बता दिए। हायर वोल्टेज ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा मिलता है, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए हायर वोल्टेज पे किया है हमने। ठीक है? अब जैसे ही तुम टैपिंग करोगे, तो टैपिंग का मतलब क्या होता है? मैंने पीछे ही बताया था। टैपिंग का मतलब होता है कि जो लोड हम लगा रहे हैं, देखो यहाँ पे, यानी कि जो भी हम लोड लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे? वो यहाँ पे लोड, इस तरीके से लोड लगाएंगे और टैपिंग तक ही लोड लगाएंगे। यानी कि केवल इतने नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो हमारे पास यूजफुल टर्न्स होंगे, यानी कि अक्रॉस द लोड आएंगे, और ये वाले जो टर्न्स हैं ये पिक्चर से बाहर हो जाएंगे। ठीक है? ये चीज़ हमने डिस्कस कर चुके हैं बेसिक ऑफ टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर में। तो अब भाई हमने यहाँ टैपिंग लगाई, तो टैपिंग जैसे ही तुम करोगे तो नीचे के टर्न जो होंगे वो क्या होंगे? गायब हो जाएंगे, क्योंकि नीचे के टर्न तो यूजफुल टर्न रह ही नहीं गए, उनके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है? क्योंकि सर्किट ओपन हो गया है। अब करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? ऊपर वाले सर्किट में, ऊपर वाले हायर वोल्टेज में ना। ऐसे केस में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे सिस्टम क्या हो गया? वाइंडिंग अनसिमेट्रिक हो गई है। ठीक? अब यहाँ पे अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि जो रिपल्सिव फोर्सेज होंगी बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, वो कैसी होंगी? तो भाई डॉट मार्क कर लेते हैं, सेंटर टू सेंटर ले लेते हैं कि भाई लोअर वोल्टेज, जो लो वाइंडिंग है, लो वोल्टेज वाइंडिंग, उसके सेंटर से और हायर वोल्टेज वाइंडिंग के सेंटर टू सेंटर फोर्सेज लगा देते हैं। तो अब की जो रिपल्सिव फोर्सेज लगेंगी वो इस तरीके की एक पर्टिकुलर एंगल में लगेंगी। नाउ अब क्योंकि एंगल है तो इनको अगर रिजॉल्व करेंगे तो इस तरीके से 2 डायरेक्शन में तोड़ा जा सकता है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो 2 डायरेक्शन में तोड़ देते हैं। नाउ यहाँ पे जो जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है वो है रेडियल फोर्सेज, जो पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, पर क्योंकि एक अब जो रिपल्शन फोर्स है वो एक एंगल पे हो रहा है, तो इसकी वजह से पिक्चर में आती हैं एक्सियल फोर्सेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एक्सियल फोर्सेस कब आती हैं पिक्चर में? एक्सियल फोर्सेस तब आएंगी जब हम लोग टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर ले रहे होंगे। यह कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ अनसिमेट्री। अब जब भी अनसिमेट्रिकल होगा वाइंडिंग, तो ऐसे केस में क्या हुआ? ये पॉइंट जो यहाँ होना चाहिए था, अगर हम पूरी वाइंडिंग कंसिडर कर रहे होते नॉर्मल ट्रांसफार्मर में, तो केवल रेडियल लगती, लेकिन क्योंकि अनसिमेट्री हो गई है तो ये डॉट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, और अब जो फोर्सेज लग रही हैं वो क्या लग रही हैं? एक्सियल फोर्सेज भी पिक्चर में आ गई बिकॉज ऑफ टिल्टिंग एंगल। ठीक है? अब ऐसे केस में क्या होगा? जैसे बाहर होगा वैसे ही नीचे लो वोल्टेज वाइंडिंग पे भी भाई एक्शन रिएक्शन होगा, तो इस पे भी इस तरीके की 2 फोर्सेज लगेंगी। अंदर भी जो वाइंडिंग की गई है तुमने, कोर के अंदर 2 पार्ट है ना, कोर एक तो कोर के अंदर हो रही है और एक कोर के बाहर की तरफ है, तो कोर के अंदर भी ऐसे ही 2 फोर्सेज पिक्चर में आ जाएंगे, सारी की सारी चीजें सेम होंगी। ठीक है? अब अंदर की चीजें जो हैं, यानी कि अगर कोर के अंदर की वाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि ये जो अंदर की जब बात करते हैं तो देखो ये इस कोर से ऊपर की तरफ इस पे छत है, या कह सकते हो ऊपर का एक लिम्ब होता है और एक होता है योक। तो ऊपर की तरफ ये पूरा जो है, आई थिंक योक ही कहते हैं, नाम में हो सकता है आगे पीछे हो गया हो। तो ये जो अपर साइड है ट्रांसफार्मर की, ये, और लोअर साइड जो ट्रांसफार्मर की, ये पूरा पोर्शन जो होगा ये कंट्रोल करके रखेगा, ये प्रोटेक्ट करके रखेगा, इस वाइंडिंग को ऊपर नीचे नहीं भागने देगा, ये बिल्कुल फिक्स रहेगी अंदर की साइड जो है। ठीक है? तो अंदर की साइड फिक्स रहेगी, तो हम यहाँ की फोर्सेस को थोड़ा सा हटा देते हैं पिक्चर से सिंप्लीफाई करने के लिए। लग रही होंगी, पर क्योंकि अंदर जो है हमारी जो कोर वाइंडिंग है, वो वाइंडिंग जो है वो कोर के कारण इंटैक्ट है, तो अंदर इतना बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर बाहर की साइड देखो, यहाँ तो भाई कोई छत ही नहीं है, ठीक है, ना यहाँ पे छत है ना यहाँ छत है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है ऊपर नीचे। तो ऐसे केस में रेडियल फोर्सेस तो कुछ नहीं करेंगी, रेडियल फोर्सेस तो केवल इसको बाहर धक्का देंगी और इसे अंदर की तरफ, लेकिन जो एक्सियल फोर्स है वो अपना असर दिखाएगा। और ऐसे केस में क्या होगा, जो लोअर वोल्टेज वाइंडिंग है, ठीक है, वो क्या होगा, डिसलोकेट हो जाएंगी। हायर वोल्टेज वाइंडिंग और लोअर वोल्टेज वाइंडिंग दोनों की दोनों डिसलोकेट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस एक्सियल फोर्स। तो कॉज ऑफ डिसलोकेशन ऑफ वाइंडिंग अलोंग कोर लिम्ब, समझ में आ रही बात ये। तो ये क्या होगा, डिसलोकेट कर देगा। देखो कैसे, इस तरीके से जो लोअर वोल्टेज वाइंडिंग है वो नीचे खिसक जाएगी बिकॉज ऑफ दिस एक्सियल फोर्स, और जो हायर वोल्टेज वाइंडिंग है ये ऊपर की तरफ खिसक जाएगी बिकॉज ऑफ दिस एक्सियल फोर्स, समझ में आ रही है। तो ये जो दो एक्सियल फोर्स लग रही है इसकी वजह से वाइंडिंग क्या होगी, ऊपर नीचे सरक जाएगी। सो दैट इज द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ एक्सियल फोर्सेस। ये सबसे ज्यादा एक कह सकते हो डिजास्टर्स इफेक्ट होता है एक्सियल वाइंडिंग का। मतलब तुम्हारी वाइंडिंग तुम ट्रांसफार्मर पे करके लाए थे ऐसे, और जब तुम ऑपरेट करोगे तो वाइंडिंग हो जाएगी ऐसे करके, कुछ ऊपर नीचे बिखर जाएगी, टाइटनेस गायब हो जाएगी पिक्चर से, समझ में आ रही बात ये। तो वाइंडिंग क्या होगी, बिखर जाएंगी, और जो हम चाह रहे थे ऑपरेशन वो नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक समस्या है जो कि टैप चेंजिंग में आती है, ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों की दोनों फोर्सेस जो होती हैं ये डोमिनेट हो जाती हैं जब करंट इंक्रीज करता है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वाइंडिंग के अंदर जो करंट है, यानी कि हमने पढ़ा था कि जब दो वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो इसकी वजह से सेम होगा तो अट्रैक्टिव, और अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होंगे ना। ये जो रिपल्सिव फोर्स हैं, यानी कि रेडियल फोर्स, एक्सियल फोर्स, ये फोर्स कहाँ से आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द करंट आई। तो ये जो हायर वोल्टेज वाइंडिंग है इसके अंदर का करंट, और लोअर वोल्टेज वाइंडिंग का जो लोअर वोल्टेज वाइंडिंग है इसके अंदर करंट, ये करंट जिम्मेदार है इन फोर्सेस के लिए। तो भैया जब भी करंट इंक्रीज करेगा तो ये फोर्सेस भी इंक्रीज कर जाएंगी। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जनरल अगर ऑपरेशन करते हैं तो ये इफेक्ट इतना ज्यादा डिजास्टर्स नहीं होता, पर जब भी करंट इंक्रीज करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इनरश करंट के टाइम पे जब हम ट्रांसफार्मर के ऑन करते हैं बटन, या फिर कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ऐसे केसेस में, यानी कि जब भी कभी ट्रांजिएंट केसेस होते हैं, ठीक है, एक्सीडेंटल केसेस में, ठीक है, फॉल्ट केसेस में, तो जब भी करंट की वैल्यू राइज अप होगी तो ये समस्या एकदम से पिक्चर में आ जाएगी। मतलब रिले तो ट्रिप हो ही रही है, प्रॉब्लम तो हो ही रही है, आग लगी रही है, साथ साथ ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग भी खराब हो गई, समझ में आ रहा है। तो ये मतलब डिसलोकेट हो गई। तो ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज्यादा कह सकते हो डोमिनेट कर जाती है ऐसी सिचुएशन में। तो अब सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई हो क्यों रहा है, तो बेसिकली ये हो रहा था बिकॉज ऑफ वाइंडिंग एसिमेट्री। वाइंडिंग जो थी हमारी वो अनसिमेट्रिक हो गई थी, क्योंकि हमने जो टैपिंग की थी वो एंड में की थी, तो एंड की वजह से इतना अनसिमेट्री आ गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। अब देखते हैं सेंटर टैप में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो भैया सेंटर टैप ट्रांसफार्मर को जरा समझ लेते हैं। तो अभी तक हमने समस्या क्या देखी कि भैया जो एक्सियल फोर्सेज जो लग रही थी, या जो एक्सियल फोर्सेज पिक्चर में आ रही थी, वो पॉइंट के ऊपर खिसकने से आ रही थी। यहाँ पे जो पहले सेंटर का पॉइंट जो था वो ऊपर खिसक गया था, जिस वजह से ये एंगुलर हो गई, इस वजह से आ रही थी। या हम कह सकते हैं कि वाइंडिंग की एसिमेट्री की वजह से टैपिंग आ रही थी, टैपिंग के कारण जो एसिमेट्री आई, मतलब हमने टैप यहाँ लगाया ना, तो इसकी वजह से अब देख सकते हो पिक्चर में बिल्कुल क्लियरली कि जब तुम यहाँ टैप कर रहे हो तो देखो अनसिमेट्री दिख रही है ना, ये इतनी बड़ी और ये इतनी छोटी। तो ये क्या हो रहा है, हाइट की जो अनसिमेट्री है, जो उसकी वजह से यहाँ पे एक्सियल फोर्सेस पिक्चर में आ रही हैं। तो मोटा मोटा कारण है वाइंडिंग की अनसिमेट्री। तो अगर हम लोग क्या करें, सेंटर टैप में कुछ जुगाड़ लगा के इसको सिमेट्रिक कर दें, ठीक है, यानी कि जब हम टैपिंग कर रहे हैं तो टैपिंग के बाद, यानी कि अगर हम कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हटा रहे हैं तब भी हमारी वाइंडिंग अगर सिमेट्रिक रह जाए, ठीक है, तो हमारी एक्सियल फोर्सेस पिक्चर में नहीं आएंगी। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो हायर वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसको 3 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से 3 पार्ट्स में तोड़ के और उन्हें कनेक्ट कर लेते हैं। यानी कि वाइंडिंग तो एक ही है, लेकिन उसके टर्न्स को आगे पीछे एडजस्ट कर दिया गया है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कर दिया। तो हमने क्या करा, हायर वोल्टेज वाइंडिंग को एक आगे पीछे करके एडजस्ट कर लिया, और टैपिंग कहाँ करी है, टैपिंग करी है सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में टैप कराया के, ठीक है। अब अगर तुम सेंटर में टैप करोगे तो कोई भी दिक्कत होगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा ट्रांसफार्मर में जब भी हम ट्रांसफार्मर में टैपिंग करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, तो वो हमेशा सेंटर से करेंगे। तो वहां पे ऐसे केस में सिमेट्री मेंटेन रह जाती है। अभी सीखते हैं आगे कैसे। ये सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है, इसका सर्किट डायग्राम बनाओगे तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके का हमारे पास बन के आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे ये आपको सेंटर टाइपिंग का डायग्राम दिख रहा होगा, बिल्कुल आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब तक किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सीख लिया कि भाई कैसे हमारा जो प्रॉब्लम थी वो अनसिमेट्री की थी, और सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर जो है वो इस प्रॉब्लम को दूर करेगा। उसका सर्किट डायग्राम बता दिया मैंने आपको, और फिजिकली अपीयरेंस भी दिखा दिया। अब
इसके जरा वर्किंग समझ लेते हैं कि करेगा कैसे भाई, ये तो तुमने डायग्राम दिखा दिया, तो वर्किंग समझते हैं। तो देखो क्या होगा ऐसे केस में, हम लोग जो टैपिंग करेंगे वो सेंटर पे करेंगे। तो ऐसे केस में जब भी हम कोई पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव करेंगे या जोड़ेंगे तो वो हमेशा सेंटर से करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे जब भी अगर हम बात करते हैं फोर्सेस की, तो यहाँ पे हमारे रेडियल फोर्सेस लग रही हैं इस तरीके से, और टैपिंग भी हमने कहाँ कर रखी है, सेंटर पे की है। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने टैपिंग करी हुई है और हमारा ओरिजिनली यानी कि जब हमने टैपिंग नहीं करी थी, मतलब टैपिंग कनेक्ट नहीं करी थी, सारे के सारे टर्न्स ले रहे थे, तो हमारी जो रेडियल फोर्सेस लग रही थी वो बिल्कुल सेंटर पे लग रही थी। तो देखो कोई भी एक्सियल फोर्स तुम्हारी पिक्चर में नहीं आ रही थी। अब जैसे ही तुम इसको वन पॉइंट से कनेक्ट करोगे हमारे टैप को, तो ऐसे में क्या होगा, करंट इस तरीके से जाएगा, ये फ्लो करेगा, देन यहाँ पे फ्लो करेगा, देन इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया करंट का पाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का पाथ समझ में आ गया होगा। तो ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हो, ये ग्रीन कलर के जो वायर्स हैं, इसके ऊपर अभी मैं बताऊंगा कि ऐसे ही क्यों करा भाई, ऐसे ही कनेक्शन क्यों करा। देखो मैं कुछ भी तुम्हें रटाऊंगा नहीं, हर चीज के पीछे स्पेसिफिक रीजन दूंगा कि ये वायर ऐसे ही क्यों लिए, ये वाइंडिंग हम डायरेक्ट भी तो जोड़ सकते थे, अभी बताऊंगा। तो पहले इसका जरा वर्किंग सीख लो। तो यहाँ पे करंट आया और ये पाथ तुम्हारा लेके चला गया, ऐसे यहाँ पे होगा, यहाँ से सप्लाई में करंट आ रहा होगा, देन ये करंट ये जाएगा, देन फ्लो करके ये ऐसे जाके यहाँ से ये आके, और वन पे मान लेते हैं हमने टैप कनेक्ट करा हुआ है वन पे, ठीक है, तो वन से सारा करंट जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ से सप्लाई हो रही है। ठीक, क्लियर हो गया, ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से सेंटर का हमने पाथ ले लिया। नाउ यहाँ पे जब ऐसा होगा तो नीचे के जो दो और टिन यानी कि ये वाले, जब करंट सारा यहाँ से निकल रहा है तो ये वाले जो टर्न्स हैं ये क्या होंगे, ये ओपन सर्किट हो जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इन्हें हटा देते हैं पिक्चर से। तो अब हमने क्या करा, जैसे ही हमने टैपिंग करी, तो टैपिंग करने से क्या हुआ, सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स हमने हटाए। ऐसा ही हम लोग एंड टैप में भी कर रहे थे। पर ध्यान से देखने वाली बात ये है कि अब की जो टर्न्स हटे हैं वो कहाँ से हटे हैं, सेंटर से हटे हैं ना। सेंटर से जब हम टर्न्स को हटाते हैं तो जो पॉइंट की शिफ्टिंग हुई वो देख लो, जरा सी शिफ्टिंग हुई पहले के मुकाबले, समझ में आ रही बात ये। तो अब क्या होगा, जो वाइंडिंग जो पहले अनसिमेट्री हो जा रही थी बहुत ज्यादा, और ये जो पॉइंट था जहां पे रेडियल फोर्सेस लग रही थी ये बहुत ज्यादा मूव ऊपर और नीचे मूव कर जा रहा था, अब ऐसा समस्या नहीं आएगी पिक्चर में। अब लगभग लगभग देख सकते हो बिल्कुल पास पास ही है। ये तो मैंने डायग्राम बनाना पड़ा है, एक्चुअल में क्या होता है, बहुत ही रेयर मूवमेंट होता है इस डॉट का। तो ऐसे केस में क्या होगा, बहुत ही स्मॉल एंगल पे डिफरेंस होगा। अब बहुत स्मॉल होगा तो बहुत छोटी ही एक्सियल फोर्सेस बहुत छोटी आएंगी कंपेयर टू द रेडियल फोर्सेस। तो सारी की सारी जो फोर्सेस रहेंगी वो रेडियल ही रहेंगी। तो वाइंडिंग क्योंकि ऑलमोस्ट सिमेट्रिक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, नेग्लिजिबल एक्सियल फोर्सेस, यानी अगर एक्सियल फोर्सेस आएंगी भी तो बहुत ही नेग्लिजिबल होंगे एज कंपेयर टू द रेडियल फोर्सेस। समझ में आ रहा है। तो इससे क्या हो गया, ये जो प्रॉब्लम आ रही थी कि ऊपर की वाइंडिंग ऊपर भाग जाएगी, नीचे की वाइंडिंग जो लो वोल्टेज वाइंडिंग थी नीचे चली जा रही थी, अब ये समस्या बहुत कम हो जाएगी। तो डोमिनेट करेगी रेडियल फोर्स, छोटी सी एक्सियल फोर्स इस तरीके से आएगी। अब छोटी सी एक्सियल फोर्स है तो कुछ खास असर नहीं डाल पाएगी हमारे सिस्टम पे, और ऐसे में ट्रांसफॉर्मर हमारा बच जाएगा। सही है। तो इसीलिए हम लोग जनरली जब भी सेंटर टैप प्रेफर करते हैं ट्रांसफॉर्मर कंपेयर टू द एंड टैप। तो प्रैक्टिकली जब भी तुम कोई ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे हमेशा वो सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर ही होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा होगा पिक्चर में हमें एंड टैप दिखाया जाता है। तो एंड टैप को देखना आसान है, वो आपको बुक्स में अगर एंड टैप दिया हुआ है तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि ना उससे थोड़ा समझना आसान है, उसमें इस तरीके की वाइंडिंग का टर्न्स का ऊपर नीचे हेर फेर नहीं करा गया है। तो इसीलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग एंड टैप ले लेते हैं। पर अगर मैं आपसे बात करता हूं प्रैक्टिकली कि कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे एज एन इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे, प्रैक्टिकली यूज करते हैं सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। क्यों? ताकि एक्सियल फोर्सेस पिक्चर में डोमिनेट ना कर पाए और रेडियल फोर्सेस ही बस पिक्चर में बनी रहे। आई होप क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये कि सेंटर टैप कैसे वर्क करता है। खास बात क्या करी, अंतर क्या लाए, अंतर ये लाए कि अब जो हम ट्रांसफॉर्मर के टर्न्स हटा या बढ़ा रहे हैं वो सेंटर से कर रहे हैं, और सेंटर से करने से एक्सियल फोर्सेस गायब हो गई हैं। ये सर आपने ये ऊपर ये नीले ये हरे हरे रंग के तार क्यों लगाए भाई, ये देखो बहुत ध्यान से, ये आपने क्यों लगाए हैं भाई, ये क्या करा गया है। डायरेक्ट भी तो ऐसा कर सकते थे कि भाई इस तरीके से 3 ले लेते और हमारा काम हो जाता है ऐसे करके, तब भी तो हम यहाँ से हटा बढ़ा सकते थे। समझ में आ रही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके मन में आना चाहिए, नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर यहाँ पे एक सी वाइंडिंग ली गई है, तो यहाँ पे हम एक सी वाइंडिंग लेके सेंटर में ऐसे भी तो टैप कर सकते थे। ये इस तरीके के वायरिंग क्यों करी है कि ऊपर से पहले करंट यहाँ से ये लास्ट वाली में जाएगा, देन लास्ट वाली से बीच वाली में आएगा। ऐसा क्यों नहीं करा कि डायरेक्टली यहाँ का करंट जो होगा ऐसे जाके बीच में जाएगा, देन ऐसे जाके एंड में जाएगा, देन बाहर निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रेयरली आपको बुक में अवेलेबल होगा। तो देखो
इसके लिए रूल क्या है, एक रूल दिया गया है इसमें इसमें बताया जाता है कि जब भी इलेक्ट्रिकली हम जब भी टैप को कनेक्ट करते हैं या टैप चेंज करते हैं, तो हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि जो टैपिंग कर रहे हैं वो उस जगह पे करें जहां पे वोल्टेज टू न्यूट्रल की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो, यानी कि या कह सकते हैं क्लोज टू न्यूट्रल। ठीक है, अब जो लोग जानना चाहते हैं यहाँ पे ये रूल ही आपको बहुत रेयरली अवेलेबल होगा बुक्स में। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर और डिटेल बताऊं कि ऐसा क्यों होता है, तो कमेंट सेक्शन में कर देना मैसेज, वरना ये आई होप आपके लिए इतना सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आई होप काफ़ी हद तक डीप में मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो खैर रूल पे आते हैं। रूल क्या है कि जब भी आप टैप चेंजिंग करोगे तो हमेशा कोशिश रहेगी कि आप टैप कहाँ लगाओ, क्लोज टू न्यूट्रल लगाओ। ठीक है, तो जरा देखते हैं एंड टैप में तो ये चीज़ बड़े ईजिली पॉसिबल हो गई। देखो ये न्यूट्रल था और यहाँ पे हमने टैपिंग करी तो बहुत ईजिली ये काम हो गया, टैपिंग हमने क्लोज टू न्यूट्रल लगाई, हमारा काम चल गया। ठीक है, रूल फॉलो हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं सेंटर टैप की, तो सेंटर टैप में यार बड़ी समस्या है। सेंटर टैप की बात करते हैं तो एक रूल तो हमें ये सेंटर टैप में फॉलो करना है कि टैप जो होंगे वो सेंटर में ही होने चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल हमें ये जो अभी पता चला कि भाई हमें दूसरे टैपिंग ऐसे करनी है कि वो न्यूट्रल के भी करीब हो, मतलब टैपिंग सेंटर में भी होनी चाहिए और न्यूट्रल के भी करीब होनी चाहिए। तो ऐसा ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, हमने जो वाइंडिंग थी उसे 3 पार्ट्स में तोड़ लिया। है एक ही वाइंडिंग, उसके टर्न्स जो है हमने 3 तरह रख लिए। अब इंजीनियर ने दिमाग लगाया कि यार क्या करा जाए कि दोनों रूल फॉलो हो जाए। तो हमने कहा यार एक काम करते हैं, जो न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली न्यूट्रल कहाँ होगा इसका, तो न्यूट्रल हम हमेशा ये वाला लेते हैं जो लोएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, और ये लोड होता है, ऐसे ही तो कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये वाला न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल ये। अब इस न्यूट्रल को मुझे, अगर मैं न्यूट्रल को ऊपर पहुंचा दूं, बीच में यहाँ पे ले आऊं, ठीक है, और टैपिंग यहाँ को, ये वाली टैपिंग जो है इन्हें यहाँ पे कर दूं, तो न्यूट्रल को अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं और टैपिंग भी वहीं पे कर दूं तो दोनों रूल फॉलो हो जाएंगे। तो इंजीनियर्स ने दिमाग लगा, समझ में आ रही बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि देखो कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो सोच के देखो कि जब वो बना होगा सिस्टम, यानी कि जिस समय इजाद किया जा रहा होगा या इन्वेंशन हो रही होगी, तो इंजीनियरिंग का माइंडसेट क्या होगा, तब आपको एक ब्यूटी दिखेगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तब प्यार होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। वरना अगर आप केवल उसको टॉपिक की तरह पढ़ोगे तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, बहुत डीप में नहीं जा पाओगे। तो देखो कि क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या रूल्स थे, और कैसे उसको मैनेज करते हुए एक मूवी की तरह अगर देखोगे कैसे इंजीनियर्स ने एज ए हीरोइक एक्ट की तरह इसको कैसे सॉल्व करा, उसको तरीके से पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, हमारे पास समस्या क्या थी कि भाई टैप हमें सेंटर में लगाने थे और न्यूट्रल पॉइंट जो नीचे था उसको को भी सेंटर में पहुंचाना था। तो इसके लिए इंजीनियर्स ने क्या करा, अगर हम क्या करें, इन दोनों वाइंडिंग को एक्सचेंज कर लें, यानी कि ऊपर वाली को नीचे ले आए और नीचे वाली वाइंडिंग को ऊपर ले जाएं, बस दैट इज द पॉइंट। यहाँ पे कोई एक इंजीनियर आया होगा, उसने पूरा गेम बदल के रख दिया। जैसे ही हमने ये करा तो अब क्या हुआ, हमारे पास सॉल्व हो गया मुद्दा। तो अब देखो ऊपर वाली वाइंडिंग, यानी कि अब वाइंडिंग कौन सी है, ये वाइंडिंग नंबर 1 है, ये वाइंडिंग नंबर 2 है, और इसे वाइंडिंग मुझे बनाना है नंबर 3। ठीक है, तो इसी तरीके से कनेक्शन करेंगे। तो 1 को 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 1 को हमने जोड़ा 2 से, देन 2 को हमने जोड़ा 3 से। ठीक है, समझ में आ रही बात है? एंड देन 3 को हमने निकाल दिया न्यूट्रल, 3 से निकाला न्यूट्रल और 3 पर ही कर दी टैपिंग। सो दैट इज द वी कैन से that is the whole concept behind the सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। तो सेंटर टैप में ये जो हरे हरे वायर देख रहे थे, आई होप लॉजिक क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने क्यों करा, ये वायरिंग जो देख रहे हो इसको सिंपल क्यों नहीं बना दिया, जैसा कि हमने सिंपल ऐसे क्यों नहीं कर दिया कि यहीं पे बस सेंटर टैप लगा दी और काम खत्म हो जाता, तो नहीं, इस केस में ये वाला रूल जो था वायलेट हो जाता, जिसकी वजह से अलग तरीके के कॉन्सिक्वेंसेज देखने पड़ते। तो इसीलिए इन दोनों रूलों को फॉलो करने के लिए हमने क्या करा, वाइंडिंग को 2 को नीचे कर दिया और तीसरी वाइंडिंग को ऊपर कर दिया। अब यार जब 2 को नीचे लाओगे तो पहली वाइंडिंग के जो करंट आ रहा है वो 2 में ही तो जोड़ोगे, और तीसरी वाइंडिंग जो ऊपर कर दी है वो दोनों 2 वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग जोड़ने के बाद ही तो तीसरी को जोड़ोगे। तो इसलिए ये सब वायरिंग हमें देखने को मिलती है। डेट्स वाई जो आप कॉन्सेप्ट देखते हो, जो पीछे देखा कि ये जो ग्रीन कलर के वायर से मैंने जोड़ रखा था, तो वो इसीलिए हमने किया। तो आइयो समझ में आ गया। सो डेट इज द ब्यूटी ऑफ सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर। मतलब इंजीनियरिंग का माइंडसेट देखो आप कितना अच्छा है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग माइंडसेट देखना उस समय के इंजीनियर्स का जिन्होंने इसको बनाया होगा, तो इस तरीके से यार कभी भी अगर पढ़ोगे तो एक इंटरेस्ट आएगा और साथ ही साथ आपको नॉलेज मिलेगी, डीप नॉलेज। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो तुम रट रहे होगे। नाउ ये हो गया एक तरीका इसको। लेकिन अभी अगर हम पीछे वाला डायग्राम देखें जो हमने इस तरीके का बनाया था, तो वहां पे फिर भी थोड़ी सी अनसिमेट्री रह जा रही थी कुछ हद तक। जैसे हमने ये बनाए थे ना ये, तो इनमें से ये वाले टर्न्स हटा दे रहे थे, तो हम देख रहे थे कि भाई ये लोअर वोल्टेज से यहाँ पे थोड़ी सी शिफ्टिंग हो रही थी।
इंजीनियर्स ने कहा यार इसको भी दूर करते हैं यार, परफेक्टली सिमेट्रिक बना लेते हैं। तो परफेक्टली कोशिश करी गई सिमेट्रिक बनाने की। तो दूसरा, एक सेंटर टैप नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर होते हैं जो हमने पीछे बनाए। एक और तरीका बताया गया सेंटर टैप को बनाने का, उसके अंदर हमने क्या करा था, दो सेपरेट वाइंडिंग ले ली और इन दो सेपरेट वाइंडिंग को हम एक साथ टैप करेंगे, ठीक है, और इनको हम टैप करेंगे इस तरीके से, पेयर में टैप करेंगे। टैपिंग वर्क्स इन पेयर्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेयर में टैपिंग करेंगे। तो ये भी एक तरीके का सेंटर टैप ट्रांसफार्मर था। अंतर क्या था, इसके अंदर दो सेपरेट वाइंडिंग लेनी थी और हर समय कुछ वाइंडिंग के, दोनों वाइंडिंग के कुछ टर्न्स पिक्चर में रहेंगे और कुछ टर्न्स नहीं रहेंगे। तो ये पेयरिंग में टैपिंग होती है ना। ये जो कनेक्शन है ये जनरली ऑफ लोड ट्रांसफार्मर जो थे, ऑफ लोड टैप चेंजर, ठीक है, उनमें यूज होता था। जो मैंने बताया था दो कैटेगरी, एक होते हैं ऑन लोड, एक होते हैं ऑफ लोड। तो ऑफ लोड टैप चेंजर थे, वहां पे हम इस तरीके का सिस्टम यूज करते हैं जिसमें हम लोग इस तरीके की दो सेपरेट वाइंडिंग को एक साथ पेयर में कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करेंगे। लेकिन जब बात आएगी ऑन लोड टैप चेंजर की, तो ऑन लोड टैप चेंजर में जो मैंने पीछे डायग्राम बताया है वही यूज करते हैं, क्योंकि डेट इज द बेस्ट मेथड। ठीक, यहाँ पे जब हम टैप करेंगे इस तरीके से, तो देख सकते हो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी टैपिंग करेंगे पेयर में, तो फॉर एग्जांपल हमने तीसरे और छठे को टच करवा दिया, तो 20 के 4-5 वाली वाइंडिंग टर्न्स गायब हो जाएंगे। तो जैसे ही वो गायब होंगे तो इस तरीके सिस्टम दिखेगा ना। यहाँ पे देख सकते हो ये काफी हद तक सिमेट्रिक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये काफी हद तक सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे जब भी हम इस तरीके देखेंगे तो ये काफी हमें सिमेट्री प्रोवाइड कर रहा है। तो क्योंकि इसकी सिमेट्री ज्यादा है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही, यानी कि यहाँ पे जो एक्सियल फोर्सेज थोड़ी बहुत पुराने केस में लग भी रही थी, वो लगभग लगभग पिक्चर से गायब हो जाएंगी। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जाते जाते दो लेक्चर सजेस्ट करके जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर नहीं देखें, देख लिए तो रिवाइज कर लेना। सबसे पहले अगर इनरश करंट के बारे में जानना चाहते हो, ट्रांसफार्मर जब ऑन करते हैं तो इनरश करंट जो पिक्चर में आता है उसके बारे में बड़ा डिटेल और ग्राफिकली समझाया हुआ है मैंने, वो देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाला देखो। देन इस प्रॉब्लम को, इनरश करंट की प्रॉब्लम को कैसे इंजीनियर ने सॉल्व करा, उसके पीछे की स्टोरी क्या थी डिजाइन करने की इनरश करंट लिमिटर को, उसको अगर देखना चाहते हो तो राइट वाला लेक्चर देख सकते हो। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आई होप टैप चेंजर अब आपके लिए डरावना सपना नहीं होगा और एक इजी टू लर्न टॉपिक बन चुका होगा।